ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅರೆ ಸೈನಿಕ ಪಡೆ. ದೇಶದ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ಬಲವಂತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಬಹದ್ದೂರರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ನಾವಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ, ಅದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. सर नॉर्मल सिविलियन अंदर आ जाता है, सीआरपीएफ का योद्धा बन सकती हूँ मैं सोच के. वो जब अंदर आता है ना, उसका दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है, देश प्रेम वो सब. जब वो वापस बाहर जाता है ना सर, डिप्लॉयमेंट हो जाता है ना, उस वक्त उसका दिमाग ही अलग रहता है. ये प्रोसेस कैसा है सर, कैसे चेंज करते हैं? वो चेंज जो हमारा जो चेंज करने का टाइम आता है, मेरी फोर्स है सीआरपीएफ ही नहीं, ये हम किसी भी फोर्स में आते हैं तो हम उसके ट्रेडिशंस हैं, उसके कल्चर है, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं फर्स्ट डे से. और हर बार हम ट्रेनिंग के अंदर में बताते हैं, उनसे ऑफिशियली और अनऑफिशियली दोनों तरह से बात होती है. कभी जवान खाना खा रहा होता है, कोई भी सीनियर ऑफिसर आकर के उनसे डिस्कस करता है. उनको अगर लगता है कुछ इंप्रूवमेंट करना है ट्रेनिंग में तो वो बात करता है इनफॉर्मल वे में. ये खाना खा रहे हैं हम लोग, बड़ा खाना, जितने फंक्शंस होते हैं बड़े बड़े फंक्शंस में हम लोग बड़ा खाना के नाम से एक गैदरिंग करते हैं, जिसमें जवानों के साथ मिलकर के हम लोग खाना खाएंगे, उनसे बात करेंगे. या कोई फंक्शन हुआ, गेम्स हुआ तो गेम्स के साथ प्लेयर्स के साथ जाकर के बैठते हैं हम लोग. अलग अलग वाला सिस्टम नहीं कि मैं अगर डीआईजी हूँ तो मैं उनसे नहीं मिलूँगा क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ऐसा सिस्टम हमारा केयरपुबल में नहीं है. डीजी सर भी डायरेक्ट कांस्टेबल से बात करते हैं, हमारे सारे ऑफिसर्स सभी जवानों से बात कर सकते हैं. जवान लोग भी कभी भी किसी भी सीनियर ऑफिसर्स के पास आ सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रेनीज़ हैं, वो भी कभी सीनियर्स हो. अगर एक सिस्टम बना है कि आप सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अपने से सीनियर को बोलेंगे, वो आगे बोलेगा, वो आगे बोलेगा, इस तरह से भी होता है. लेकिन जब कभी लगता है कि प्रॉब्लम बड़ी है तो डायरेक्ट मिलने का भी सिस्टम बना हुआ है. तो ये सब जब मिल करके हम लोग बात करते हैं और तब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सीनियर्स कुछ बताते हैं, तो धीरे धीरे करके ट्रेडिशन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं. और जब डिप्लॉयमेंट में जाते हैं तो उनको मालूम है, हम लोग मिक्स करके रखते हैं. अगर जे.एंड.के की बात करें, जे.एंड.के में अलग माहौल है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, LWE का अलग है, टेररिस्ट के साथ लड़ने का बिल्कुल अलग है. तो हम कभी भी नया जवान जो ट्रेनिंग के सेंटर से निकल के आया उसको सीधा फील्ड में ले आकर के नहीं भेज देते हैं. पहले कुछ दिन रखते हैं, उसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग कराते हैं. अगर LW की बात करें तो हम लोग उसको बोलते हैं PI ट्रेनिंग, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग. अगर यहाँ से कोई अगर बेंगलोर से जो वापस जाएगा LW एरिया में जाएगा तो प्री इंडक्शन ट्रेनिंग करेगा वहाँ पर. उसके बाद में अगर J&K जाएगा तो प्री इंडक्शन ट्रेनिंग करेगा. तब तक उसको उस प्री इंडक्शन ट्रेनिंग में हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन के अंदर में हम उसको बताते हैं यहाँ किस तरह का माहौल है, किस तरह की सिचुएशन है, किस एरिया में डिप्लॉयमेंट होगा, तो उसके बारे में पूरा ब्रीफ करते हैं, बैकग्राउंड बताई जाती है, प्रिपेयर हो जाता है. उसके बाद में वो ऑपरेशन करके सक्सेस हासिल करता है. बेंगलुरु आके 2 साल हुआ है, तो बेंगलुरु कैसा लगता है आपको? बेंगलुरु क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देखा है, ये बेंगलुरु में आया हूँ, और यहाँ का जो मेन जो अच्छा लगा है वो है वेदर, जिसका ना सर्दी का पता लगता है ना गर्मी का. यहाँ एक तो वो बहुत अच्छा लगता है. दूसरा यहाँ जो लोगों से मिला हूँ मैं, जितने भी सिविल में भी मेरा कई लोग आए हैं, मिले हैं मेरे से, मैं भी जाकर के मिला हूँ. तो उसमें एक चीज़ देखिए, ये एक्सेप्टेबिलिटी है यहाँ. मतलब यहाँ सब तरह के लोगों को ये मिल करके चलते हैं. यहाँ कोई ये नहीं कि मैं यूपी से हूँ या दूसरा कहीं MP से है या नॉर्थ ईस्ट से है तो उसको अलग अलग करके देखते नहीं. कुछ जगह हमारे यहाँ पर हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर लोगों को नहीं इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है, जितना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं. लेकिन ये बेंगलोर एक ऐसा शहर है जहाँ मैं देखता भी हूँ, IT सिटी है, तो इधर सब तरह के लोग मिलते हैं. और कोई जगह ऐसी नहीं बची होगी इंडिया की जो बेंगलोर में नहीं होगा. तो ये मेरे को देख के बहुत खुशी हुई है. मिनी इंडिया टाइप ही है बेंगलोर मेरे लिए, बहुत अच्छी जगह है. ये आपका चाइल्डहुड ड्रीम था क्या सर, सीआरपीएफ में ऑफिसर बनूं? मेरा, क्योंकि मैं बैकग्राउंड मेरी आर्मी, मेरे फादर आर्मी में रहे हैं, और तो मेरा मन था बचपन से कि जैसे उनके स्टार्स हैं मैं उनसे ज़्यादा स्टार लगाऊं. इस तरह का मन था कि मैं भी फोर्स में आकर के बने. और हम लोग का कैंट का एक ग्रुप था, तो उस ग्रुप से धीरे धीरे करके बहुत सारे
ऑफिसर्स बने हैं। मैं एनसीसी ज्वाइन किया था इसी पर्पज़ से 11th में, तो एनसीसी के अंदर में भी अच्छा काम किया। दिल्ली के अंदर आरडी परेड से लेके बहुत सारे मेरे को वहाँ पर भी रिवॉर्ड भी मिले हैं और अच्छा रहा। उस टाइम से मेरा मन किया था 12th से कि मेरे को फोर्स ज्वाइन करना है, फोर्स ज्वाइन करना है, ऑफिसर में ही जाना है, इस तरह से मन में था। सीआरपी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन इंटरव्यू होने के बाद जब सीआरपी में आया, मेन मेरा स्टार्ट किया, क्योंकि जो आर्मी से रिलेटेड है वो बीएसएफ है, पैरामिलिट्री की बात करें तो तब बीएसएफ में मन हुआ। लेकिन केरीपुबल आने के बाद में हमने ट्रेनिंग शुरू की और माउंट आबू के अंदर मेरी ट्रेनिंग हुई 92 में। तो वो देख करके धीरे धीरे मन इसमें चला, क्योंकि आर्मी का पब्लिक से रिलेशन ज़्यादा है नहीं और उनका काम बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस का काम है एक्सटर्नल सिक्योरिटी को देखना। दुश्मन दिखेगा उनको अदर कंट्री का, उसके साथ में फाइट करना है। ये थोड़ा सा ये कहो कि 24/7 वाला ड्यूटी है यहाँ पर। डिफेंस का तो कभी वार हुआ या बॉर्डर पे छोटा मोटा होता है, उसको देखना है उनका। ये काम हमको 24 घंटे हमेशा करना है और कोई सा ऐसा दिन नहीं है जब सीआरपीएफ का कहीं ना कहीं मुठभेड़ ना हो, कोई सा ऐसा दिन नहीं है जब सीआरपीएफ कहीं ना कहीं हमारा देश के लिए काम नहीं कर रहा है। हमारे देश को किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग दूर रख पाएँ या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करें, इस काम के लिए स्टेट के साथ मिलकर के काम करता है। ड्रीम था मेरा, और जब हम फोर्स के अंदर में ज्वाइन किया उसके बाद से तो मन बढ़ता चला गया। और मैंने इस देश का कोई सा ऐसा कन्फ्लिक्ट एरिया नहीं होगा जहाँ मैंने काम नहीं किया। मेरा सब जगह विलिंगली मन किया और सब जगह जा कर के मैंने देखा। 28 साल में मेरे ये फर्स्ट जगह होगी जहाँ शहर में कहो कि जो बड़ी सिटी के अंदर में मैंने यहाँ काम कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं तो नॉर्मल फील्ड में रहा हूँ मैक्सिमम। सर, आपके अंडर कितना बटालियन आते हैं और वो बटालियन के बारे में थोड़ा बताओ सर। एक्चुअली ग्रुप सेंटर कंसेप्ट जो आपने पहले भी क्वेश्चन किया था कि ये अलग क्या है, ये ग्रुप सेंटर कंसेप्ट जो है ये सिर्फ सीआरपीएफ के अंदर में ही है। ऐसा और कोई फोर्स ऐसा नहीं है जिसका हेडक्वार्टर टाइप कहीं और हो और बटालियन कहीं घूम रहा हो या बटालियन कहीं डिप्लॉयड हो। इस ग्रुप सेंटर के अंदर में हम लोग जो एडम सपोर्ट करते हैं और इनका रिकॉर्ड्स का मेंटेन करते हैं, प्लस इनके जितने भी टर्मिनल ड्यूज़ हैं, जो इनके बेनिफिट्स जो मिलने चाहिए, वो सब मेरे यहाँ इसी हेडक्वार्टर से चलते हैं। बेसिकली ग्रुप सेंटर एक हेडक्वार्टर है 5 बटालियन का। जो बटालियंस, अगर मैं अपनी बात करूँ ग्रुप सेंटर बेंगलोर की, तो जीसी बेंगलोर के अंडर में 5 बटालियन जो हैं उनमें से एक 240 महिला बटालियन भी है जो हेडक्वार्टर यहाँ है, लेकिन इसका डिप्लॉयमेंट गुड़गांव, दिल्ली और गुवाहाटी में है। उनकी कंपनियाँ जो हैं वहाँ डिप्लॉयड हैं। इसके बाद एक आता है 77 बटालियन जो हमारी तमिलनाडु में है, चेन्नई के अंदर में। वो वहाँ के स्टेट के साथ मिलकर के अपना जितने भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड सिचुएशंस हैं उनको हैंडल करते हैं। वहाँ पर एक बटालियन हाँ 127 बटालियन है और 165 है, ये वेस्ट बंगाल में है, और एक है उड़ीसा के अंदर में। ठीक है, 2 बटालियन वहाँ हो गया, 2 बटालियन 4 हो गया। एक है हमारे पास श्रीनगर के अंदर 144 बटालियन है, तो 144 बटालियन वहाँ पर उनके साथ में। इस तरह से 5 बटालियन है, लेकिन 5 बटालियन के अंदर में जो 5000 जवान हैं हमारे, उन सब का जो रिकॉर्ड है वो हमारे यहाँ पर ही मेंटेन होता है। उनका अगर इंक्रीमेंट लगना है तो मैं देखता हूँ, उनको अगर टीएडीए से रिलेटेड है, उनको जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे मैं ही यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करके देखता हूँ। इसके साथ साथ हम लोगों का ये जो ग्रुप सेंटर है, ये हमारे 70 मार्टियर्स हैं जो कर्नाटक के हैं, उनके लिए भी उनकी कोई भी तरह की प्रॉब्लम आता है तो वो लोग हमको कांटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ हमारे नोडल अफसर्स जो हैं उनके रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं, ताकि मार्टियर्स को जो शहीद हो रखे हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो हम लोग उनको यहाँ बुलाते भी हैं, और हर साल हम लोग साल में 2 बार 3 बार यहाँ पर जब भी मौका लगता है तो हम उनको यहाँ इन्वाइट भी करते हैं, यहाँ डिस्कस भी करते हैं। साथ साथ मैं अभी 10-9 जगह होकर के आया हूँ, जहाँ मार्टियर्स के घर गया, उनकी प्रॉब्लम को सुना, और अभी हम लोगों ने और एक और स्पेशल ड्राइव चलाया हुआ है। हर एक पुलिस स्टेशन जो मार्टियर्स हैं उनके पुलिस स्टेशन कंसर्न है, उनमें पुलिस स्टेशन में उनका मार्टियर्स का फ़ोटो लगेगा, और उनके बारे में कोई प्रॉब्लम आती है तो पुलिस को भी बताएंगे कि हाँ इनका देखभाल करना। साथ साथ हम तो कोऑर्डिनेशन करते ही करते हैं। तो इस तरह से ये ग्रुप सेंटर यहाँ पर काम कर रहा है। ग्रुप सेंटर के अंदर में बटालियंस भी हैं, यहाँ 1500 के करीब फैमिलीज़ हैं, इनको भी देखना है जीसी को। इनकी अंदर में जो 1500 जो लोग रह रहे हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि मेरे ये 5 बटालियन के लोग हैं या मेरे ग्रुप सेंटर के लोग हैं, इसमें अदर्स जो लोग बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, आज की डेट में छत्तीसगढ़ के ड्यूटी कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर ड्यूटी कर रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, वो लोग भी, उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ रहती है। इनके लिए मेरे पास क्रेच है जो छोटे बच्चों को देखता है, मोंटेसरी है जो थोड़े बच्चे बड़े को एलकेजी और यूकेजी को देखता है,
मेरे पास केवी है जो अप टू 12th क्लास तक यहाँ पर बच्चों को देखता है। तो हम इनका भी देखभाल करते हैं, इनके आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, इनके लिए अंदर ही सारी व्यवस्था करके रखी है। कैंटीन फैसिलिटी है, वेजिटेबल फैसिलिटी है, कोऑपरेटिव का है जिसमें राशन पानी ले सकते हैं। तो इनको किसी भी काम के लिए बाहर ना जाना पड़े, इस तरह का पूरा हमारा कोशिश रहता है कि उनको यहाँ फैमिलीज़ हैं उनको देखना मेरी जिम्मेदारी। एक यहाँ पर एक हमारा हॉस्पिटल है जो इनकी मेडिकल कवर करता है, वो भी यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से ये ग्रुप सेंटर फंक्शन करता है। सर आपका फैमिली के बारे में थोड़ा कुछ बताओ सर। हाँ, फैमिली के बारे में अगर बात करें, सीआरपीएफ के अंदर में मैं मेरी वाइफ को मैं जहाँ जहाँ मौका लगा मैं उनको अपने साथ रखा है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि उनको पता लगा कि सीआरपीएफ में किस तरह से रहना है और जवानों को किस तरह से हैंडल करना है। मैंने जहाँ मौका लगा मैंने अपने जवानों को भी फैमिली लाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम घर की दूर करने के लिए अपने क्वार्टर्स दे करके रखा है, इंक्लूडिंग सोपोर जैसी जगह जो JNK की सबसे हार्डेस्ट जो टेररिस्ट का इन्फेक्टेड जो जगह है, वहाँ पर भी मैंने एसओस के लिए और जवान के लिए 2-2 कमरे लेकर के दे के रखे हुए हैं। अपने ही एडजस्टमेंट से बना रखे थे ताकि किसी की बड़ी प्रॉब्लम आती थी जवान वहाँ रहते थे। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में अरुणाचल में जो बिल्कुल जो खोंसा है या तिरप डिस्ट्रिक्ट है जिसके बहुत इंटीरियर में है, बर्मा बॉर्डर के पास में, वहाँ पर भी हमारी 25 के करीब फैमिली थी मेरी बटालियन के अंदर में। वो लोग वहाँ रहते थे और उनका भी हम लोग देखभाल करते थे। मेरी पर्सनल फैमिली की बात करें, मेरे बच्चों ने एक साल के अंदर में 3 स्कूल चेंज करे हैं, 3 से 5 स्कूल भी चेंज करे हैं। कि मैं NSG में रहा, NSG से निकल के गया जम्मू कश्मीर 6 महीने रहा, फिर चले गए बच्चे रामपुर में, रामपुर से निकल के नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर रहा मैं, जिरीबाम में, जिरीबाम से फिर गुवाहाटी पोस्टिंग हो गई, गुवाहाटी फिर लेकर के आया, गुवाहाटी से फिर मैं गया आ गया। तो एक ही साल में 5 जगह मेरे बच्चों ने पढ़ाई करी है। सब जगह केवी रहता है कि ये अच्छी बात है हमारे लिए। केंद्रीय विद्यालय जो है वो हमारा सपोर्ट रहता है, एक ही सिलेबस है, कहीं भी जाकर के एडमिशन मिल जाता है। तो इस तरह से बच्चे मेरे पढ़े हैं और इसी के रिपब्लिक की देन है कि वो आज ठीक ठाक अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बीटेक कर रहा है छोटा वाला और बड़ा वाला मास्टर्स कर रहा है कंप्यूटर साइंस में। ज़्यादा लोगों को CRPF के बारे में पता नहीं था, अभी आप बहुत कुछ शेयर किए सर। इतना बिजी स्केड्यूल में भी इतना कुछ शेयर करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी करूँगा क्योंकि वर्दी में जो भी दिखाई देता, अगर हम इस ड्रेस में हैं तो हमको सिविल पुलिस टाइप लोग समझेंगे। अगर हम कैमोफ्लेज ड्रेस या जिसको बोलते हैं दूसरे आर्मी टाइप की जो ड्रेस है उस टाइप में देखेंगे तो लोग लगता है ये आर्मी है। CRPF को, जबकि इतनी सबसे पुरानी फोर्सेस में से एक फोर्स है ये, इसको इतना ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं लोग। और बहुत सारे लोगों को बेंगलोर में भी मैं बात करता हूँ तब भी नहीं समझ में आता है कि CRPF अलग कैसे। तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको OnePlus चैनल के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हमारी फोर्स को थोड़ा लोगों के बारे में लोगों को बताएंगे। मुझे अच्छा लगेगा कि हमारी कैरिपबल जिसकी वजह से, जिसकी फोर्स की वजह से हम लोग वैल्यू डे मनाते हैं, जिस फोर्स की वजह से हम लोग नमन दिवस मनाते हैं, कमेमोरेशन डे मनाते हैं, ये यही फोर्स है CRPF जो आपकी इलेक्शन में जो मेन फोर्स का काम करती है, कोऑर्डिनेशन का काम करती है स्टेट से। यही फोर्स है जब आपके यहाँ पर जब बड़े दंगे हो जाते हैं या छोटे मोटे दंगे भी होते हैं तो हमारी रैपिड एक्शन फोर्स आती है, वो आके काम करती है। और मेरे को गर्व है कि हमारे इसी फोर्स ने, जो महिलाएं थी हमारी, वो सबसे पहले इसी फोर्स के अंदर में आई और उन्होंने IPKF, UN पीस कीपिंग फोर्स, इन सब में काम किया और देश का नाम किया है हर जगह, और आज भी बहुत अच्छा काम करती चली आ रही है। थैंक यू वेरी मच। आप जो पूरा इन्फॉर्मेशन दिए ना सर, वो बहुत ही नीडफुल है सर। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। CRPF ಹೇಗೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿತು, ಯಾವಾಗ ಜನ್ಮ ತಾಳಿತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸನಂದ್ ಕಮಲ್ ಸರ್ಗೆ OnePlus ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ CRPFನ ಯೋಧರು ತಮ್ಮ ಮೈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ಹುರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತೀರಿ OnePlus ನ್ಯೂಸ್.